अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो और मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी या प्रोविजनल मीन के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था, उसके फार्मूला समझाए थे और आपको ये बताया था कि मोमेंट रेशियोज़ क्या होती हैं, बीटा 1 और बीटा 2। आज हम उसी की एप्लीकेशन देखेंगे। एक्सरसाइज 4 का पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 4.30 और क्वेश्चन नंबर 4.31 दोनों करके दिखाऊंगा। इन दोनों में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें अगर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू या प्रोविजनल मीन अगर गिवन हो तो उसकी मदद से हम किस तरह से फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या बीटा 1 या बीटा 2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि बीटा 1 और बीटा 2 की जो वैल्यूज़ जिनको मोमेंट रेशोज़ कहते हैं, इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारे से सिर्फ बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू के बारे में पूछा है। लिहाजा जो इसकी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वैसे मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूंगा, लेकिन जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह उसमें फिर मैं आपको इसकी मदद से डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन के यानी कर्टोसिस वाला कॉन्सेप्ट भी दूंगा। लेट्स स्टार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 4.30 और क्वेश्चन नंबर 4.31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.30 में लिखा हुआ है कि गिवन दिया हुआ है कि फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्ररी वैल्यू x इज इक्वल टू 2। यानी याद रखें कि जब भी मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू गिवन होंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रोविजनल मीन की वैल्यू गिवन होती है, यानी हमें जो a की वैल्यू चाहिए होती है वो वहाँ पे गिवन है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट x इज इक्वल टू 2 विच मीन्स दैट a इज इक्वल टू 2, या कहीं बुक्स में y इज इक्वल टू 2 लिखा हो या x इज इक्वल टू लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि प्रोविजनल मीन हमें गिवन है। तो जो गिवन है x इज इक्वल टू 2 उसको हम लिख लेंगे प्रोविजनल मीन a इज इक्वल टू 2 एंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट a इज इक्वल टू 2 आर गिवन एज m1 डैश इज इक्वल टू 1, m2 डैश इज इक्वल टू 2.5, m3 डैश इज 5.5 एंड m4 डैश इज इक्वल टू 16। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमने मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें अबाउट x इज इक्वल टू 2 फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आर गिवन और हमने इसकी मदद से मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि जब अपना पिछला लेक्चर इसमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, इसी तरह मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो और मोमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन बताए थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं कि उसमें मीन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे निकालेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब यहाँ पे यूज़ होंगे। अब सबसे पहले हमने मीन निकालना है, क्योंकि ये अबाउट वैल्यू ए गिवन है तो आपको पता है कि मीन जो होता है इनडायरेक्ट मेथड से, जिसमें ए का फार्मूला यूज होता है, तो उसका फार्मूला बताया था आपको, मीन इज इक्वल टू यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो हम वहीं से निकालेंगे मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन होता है, और जबकि m1 डैश का फार्मूला क्या है यही बताया था कि समेशन डी ओवर एन, m2 डैश था समेशन डी स्क्वायर ओवर एन और m3 डैश था समेशन डी क्यूब ओवर एन एंड सो ऑन। इसका मतलब है जो समेशन डी ओवर एन है यही हमारा m1 डैश है। यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। सो m1 डैश इज इक्वल टू समेशन डी ओवर एन। अब यहाँ पे इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए है हमारा 2 प्लस समेशन डी ओवर एन, यानी m1 डैश की वैल्यू थी हमारे पास 1, विच मीन्स दैट एक्स बार या मीन इज इक्वल टू 3। अब हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला होता है एस ओवर एक्स बार इंटू 100, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 और परसेंटेज का साथ साइन आएगा। अब ये भी आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में ही जब मैंने मोमेंट्स को डिस्कस किया था, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो हमारा वेरिएंस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू वेरिएंस, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब हम क्योंकि ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट ए दिए हुए हैं तो आपको ये भी बताया था कि मोमेंट्स अबाउट ए या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या एक्स इज इक्वल टू 0 जो था, या मोमेंट अबाउट ओरिजिन जिसको भी हम कहते हैं, या अबाउट एक्स, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हम m2 m1 m3 और m4 की वैल्यूज निकालें। तो वही फार्मूला लिखेंगे कि एज वी नो दैट या सिंस m2 इज इक्वल टू m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर, कि यानी जब हमारे पास m2 डैश और m1 डैश की वैल्यू गिवन हो
तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और m1 डैश का स्क्वायर लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू द वेरिएंस। तो पहले हम सेकंड मोमेंट निकाल लेते हैं। m2 डैश की वैल्यू हमारे पास 2.5 माइनस m1 डैश की वैल्यू थी हमारी 1 और इसका स्क्वायर ले लें। तो जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 2.5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1.5। अब हमारे पास ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ गया। अब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमारा वेरिएंस होता है। तो हमें क्या चाहिए अब? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सेकंड मोमेंट अबाउट मीन और उसका स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमारा वेरिएंस है। लिहाजा m2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। लिहाजा अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1.5 का स्क्वायर रूट ले लें। अब कैलकुलेटर की मदद से मैं आंसर निकाल लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 विच इज़ इक्वल टू 1.224 या 1.2247 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.22। 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लिया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की मदद से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 1.22, मीन हमने निकाल लिया है 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन। सो 1.22 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आया हमारे पास 4.0। एक मिनट में ज़रा दूसरा ही कैलकुलेटर लेना। 1.22 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज़ इक्वल टू 40.666 यानी 40.67 और साथ परसेंटेज का साइन लगा। यानी हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ए एक्स इज इक्वल टू 2, यानी ए की वैल्यू गिवन थी 2। फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन थे, यानी m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश और m4 डैश। उसकी मदद से हमने मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना था। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, क्योंकि अबाउट ए था तो अबाउट ए में यानी डेविएशन फ्रॉम प्रोविजनल मीन में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बताया था a प्लस समेशन डी ओवर एन, और m1 डैश का फार्मूला था समेशन डी ओवर एन। लिहाजा समेशन डी ओवर एन की जगह हम m1 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो वेरिएंस होता है। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट्स अबाउट मीन नहीं थे, ये मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी वैल्यू या एज्यूम्ड वैल्यू या प्रोविजनल मीन थे। तो उसकी मदद से पहले हम सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे। वो आ गया 1.5, उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला लिखा एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100%, वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया 40.67%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.31 में। इसमें गिवन है अगेन मोमेंट्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ए की वैल्यू 20 है और उसके भी चारों मोमेंट्स हमें गिवन है। m1 डैश इज इक्वल टू -2, m2 डैश इज इक्वल टू 15, m3 डैश है -25, m4 डैश है 80। फाइंड क्या करना है? फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन, यानी चारों के चारों 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने हैं, और साथ उसने कहा है β1 और β2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी दोनों मोमेंट रेशियोज भी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू ए या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन दिए होंगे तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होता है, लिहाजा उसको कैलकुलेट किए बगैर भी हम लिख सकते हैं। सो m1 इज इक्वल टू 0। अब m2 के लिए उसका फार्मूला लिखें, m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। m2 डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15 माइनस m1 डैश है हमारा
-2, इसका होल स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 15 - 4 दैट इज़ इक्वल टू 11, यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू आ गई हमारी 11। अब हम निकालते हैं थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। फार्मूला मैंने पहले लिख दिया हुआ है कि m3 डैश -3 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 इंटू m1 डैश का क्यूब। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। m3 डैश है हमारे पास -25, -3 टाइम्स m2 डैश की वैल्यू है हमारे पास 15 इंटू m1 डैश है हमारे पास -2 प्लस 2 टाइम्स m1 डैश का क्यूब। तो m1 डैश की वैल्यू हमारे पास -2, इसका क्यूब ले लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। -25 एज इट इज़ आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 3 ज़ा 45 और 45 2 ज़ा 90 प्लस -2 का क्यूब लेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 इंटू 2 किया तो -16 आ गया। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -25 -16 प्लस 90, आंसर आ गया हमारे पास 49, यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन हमारा आ गया 49। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0 था, ये मैंने कहा कि ये इसको कैलकुलेट किए बगैर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन 11 आ गया और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 49 आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन की तरफ। तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन को कैलकुलेट करने का पहले फार्मूला लिखें। m4 इज इक्वल टू m4 डैश -4 m3 डैश m1 डैश प्लस 6 m2 डैश m1 डैश का स्क्वायर -3 इंटू m1 डैश की पावर 4। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। m4 डैश की वैल्यू हमारे पास 80, मार्कर चेंज कर दें, m4 डैश की वैल्यू हमारे पास 80 -4 इंटू m3 डैश है हमारे पास -25 इंटू m1 डैश है हमारा -2 प्लस 6 इंटू m2 डैश है हमारा 15 इंटू m1 डैश का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ले लें और फिर -3 इंटू m1 डैश की वैल्यू हमारे पास -2 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 80 ऐसे ही आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो 25 8 ज़ार 200, फिर 16 5 ज़ार 15 ज़ार 90 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 360, फिर -2 की पावर 4 लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 -48। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लिख लेते हैं, यानी 80 -200 प्लस 360 -48, आंसर आया हमारे पास 192। इसका मतलब है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू भी आ गई कि हमने मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 20 गिवन थे, उसकी मदद से 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकाल लिए। पहले m1 0 आ गया, m2 की वैल्यू आ गई 11, m3 की आ गई 49 और m4 की आ गई 192। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा है उसने वैल्यू फाइंड करनी β1 और β2 की। β1 एंड β2 ये दोनों भी फाइंड करने हैं। मोमेंट रेशो का फार्मूला लिखें। मैंने बताया था β1 का फार्मूला है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, और याद करने के लिए कहा था 32/23 याद कर लें। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। m3 की वैल्यू हमारी आई है 49, इसका स्क्वायर ले लें डिवाइडेड बाय
m2 सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन वो हमारी आई है 11 और इसका क्यूब ले लें और आंसर निकाल दें। 49 का स्क्वायर लें, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 का क्यूब इज इक्वल टू 1.8039। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.8039 है तो इसको 4 लिखते हैं। ये हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू आ गई। अब हम बीटा 2 निकाल लेते हैं। बीटा 2 का फार्मूला है m4 ओवर m22 यानी m2 का स्क्वायर। m4 की वैल्यू आई हमारे पास 192 डिवाइडेड बाय सेकेंड मोमेंट 11 और इसका स्क्वायर ले लें यानी 192 डिवाइडेड बाय 121। आंसर आया हमारे पास 1.5867 यानी हम इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.59। तो इस तरह से हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 20 गिवन थे, वहाँ से फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकाले और फिर उसकी मदद से बीटा 1 और बीटा 2 यानी मोमेंट रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकाल दी। अब आपको थोड़ा सा मोमेंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बता दूं कि ये डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़ होते हैं। आपको स्क्यूनेस का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, बताया था कि स्क्यूनेस रेफर्स टू द फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि एक नया टॉपिक हमारा रहता है कर्टोसिस, जिसमें हम उसकी फ्लैटनेस की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन की पीक के बारे में बताते हैं। उसमें 3 तरह की पीक हो सकती हैं, लेप्टोकर्टिक, प्लेटेकर्टिक और मेसोकर्टिक, लेकिन उसका ताल्लुक बीटा 2 की वैल्यू से होता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 होगी, ये मैंने सिमेट्रिकल या स्क्यूनेस वाले टॉपिक में बताया था, इफ़ बीटा 1 इज इक्वल टू 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। इफ़ बीटा 1 इज ग्रेटर दैन 0, जैसे इसमें है 1.804, तो इसको हम कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर इसका आंसर लेस देन 0 आता तो हम कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। जबकि बीटा 2 को हम कंपेयर करते हैं 3 से। इफ़ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 यानी अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 आएगी तो द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी मेसोकर्टिक या नॉर्मल या प्लेटेकर्टिक भी कहते हैं। और अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 आती तो हम उसको कहते हैं कि ये लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3, जैसे इसमें आई है 1.59, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो होगी वो प्लेटेकर्टिक कहलाती है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, लिहाजा हमने इसको बताया नहीं। यहाँ पे जस्ट ये पूछा गया था कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकालें और बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती तो अगर बीटा 1 की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है, ये मैं एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लिखेंगे सिंस बीटा 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि 1 से 0 से आंसर ग्रेटर आ गया है, तो इसको हम कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर बीटा 1 का आंसर इक्वल टू 0 आता तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल या मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर बीटा 1 की वैल्यू नेगेटिव आती तो हम इसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और बीटा 2 की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर दैन नहीं बल्कि लेस दैन 3 आई है, अगर बीटा 2 की वैल्यू इक्वल टू 3 होगी तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल या मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रेटर दैन 3 होती तो उसको कहते लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्योंकि बीटा 2 की वैल्यू लेस दैन 3 है, जैसे हम यहाँ पे कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटेकर्टिक, प्लेटेकर्टिक। ठीक हो गया। यानी अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी होगी विद द हेल्प ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, तब हम डिसीजन मेकिंग इन रूल्स के मुताबिक करेंगे। एनी हाउ, जो इससे मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं कर्टोसिस का टॉपिक कवर करवाऊंगा और कुछ फर्दर डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कहूँगा, इंशाल्लाह उसमें आपको बीटा 1 और बीटा 2 से जो डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं या जो रूल्स हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा दूँगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, 4.30 और 4.31। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने फार्मूले अच्छे तरीके से याद करने हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जब कभी भी आपको मोमेंट्स अबाउट एनी प्रोविजनल मीन दिए होंगे तो उसकी मदद से मोमेंट्स अबाउट मीन कैसे कैलकुलेट करने हैं, कोफिशिएंट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है,
या बीटा 1 और बीटा 2 को कैसे कैलकुलेट करना है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्दर मोमेंट रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।